18 दिसंबर 2025 जैसे ही ये खबर सामने आई कि शरीफ उस्मान हादी सिंगापुर में फौत हो गए हैं तो पूरे बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में ढाका समेत पूरे बांग्लादेश के लोग सड़कों पर निकल आते हैं। मुजाहरीन का एक ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े बंगला अखबार प्रथम आलो के हेड ऑफिस के सामने जा पहुंचता है, जो ढाका के इलाके कारवां बाजार में वाक़ है, और अखबार के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। इसी दौरान एक और ग्रुप करीब ही मौजूद अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के ऑफिस के सामने भी जमा हो जाता है। कुछ ही वक्त में सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर लेती है और द डेली स्टार की बिल्डिंग को आग लगा दी जाती है। लोगों का मानना था कि ये दोनों अखबारात इंडिया की हमायत करते हैं और यही सोच अवामी गुस्से की वजह भी बनी। इसी एहतजाज के दौरान गुस्से में आए मुजाहरीन ने चिटागोंग में मौजूद असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भी निशाना बनाया। तो सवाल यह है कि आखिर उस्मान हादी कौन था जिसकी मौत के बाद पूरा बांग्लादेश हिलकर रह गया, और आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी मौत के बाद मुजाहरीन इंडिया के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स की मौत पूरे मुल्क में एहतजाज और रीजनल टेंशन की वजह बन गई। तो दोस्तों, 32 साल उस्मान हादी ना सियासत का पुराना खिलाड़ी था और ना ही इसका ताल्लुक किसी ताकतवर खानदान से था। वो एक आम नौजवान था जिसका नाम जुलाई 2024 में अचानक पूरे बांग्लादेश में जुबान ज़दे आम हो गया। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश के स्टूडेंट सड़कों पर थे। एहतजाज की वजह था मुल्क का पुराना जॉब कोटा सिस्टम, जिसके तहत सरकारी नौकरियां 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए मखसूस थी। वक्त के साथ साथ यही तबका पॉलिटिकल एलीट में तब्दील हो चुका था और आम लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे थे। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद इन एहतजाजी मुजाहरों को ताकत से दबाने का हुक्म देती हैं। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ जाती है कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 1400 अफराद हलाक और 20,000 से ज़ायद लोग जख्मी हो जाते हैं। बाद में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया चली जाती हैं, जहां वो अब तक जलावतनी की जिंदगी गुजार रही है। उस्मान हादी फरवरी 2026 में होने वाले जनरल इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा लेने वाले थे। 11 दिसंबर को इलेक्शन की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है, लेकिन इस ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद यानी 12 दिसंबर को उस्मान हादी नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिलों पर सवार 2 हमलावर वहां आ पहुंचे। उन्होंने करीब आकर उस्मान हादी पर फायरिंग कर दी। गोली बराह रास्त उस्मान हादी के सर पर लगी। जख्मी हालत में उन्हें फौरी तौर पर ढाका मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। उन्हें यहाँ 3 दिन तक रखा जाता है, लेकिन हालत में बेहतरी ना आने पर 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए इन्हें सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां 18 दिसंबर को वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार जाते हैं। इस हमले के बाद बांग्लादेशी पुलिस फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है और इस कार्रवाई में रैपिड एक्शन बटालियन को भी शामिल कर लिया जाता है। 13 दिसंबर को पुलिस की जानब से वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाती है, जिसमें हमलावरों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख टका इनाम का ऐलान करती है, जो तकरीबन $42,000 के करीब बनते हैं। जैसे ही हादी की मौत की खबर सामने आती है तो दारुल हुकूमत ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाते हैं। इन मुजाहरीन में ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स थे, लेकिन इनके साथ माशरे के मुख्तलिफ तबकात के लोग और कुछ सियासी जमातों के लीडर भी शामिल नजर आए। इन मुजाहरीन ने मीडिया हाउसेज के हेड ऑफिस पर भी हमले किए, जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया गया। इन हमलों के नतीजे में तकरीबन 28 जर्नलिस्ट और स्टाफ मेंबर्स बिल्डिंग के अंदर 4 घंटे तक फंसे रहते हैं। इन अखबारात को अक्सर प्रो इंडियन कहा जाता है। लोगों का कहना है कि आम सियासी मामलात में ये अखबार इंडिया के मौक़िफ़ के करीब नजर आते हैं। ख़ास तौर पर द डेली स्टार के बारे में ये बात आम की जाती है कि वो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर हमेशा नरम रवैया रखता है। द डेली स्टार को इसी वजह से कुछ लोग मजाकन दिल्ली स्टार भी कहते हैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस कम रेजिडेंस पर पथराव भी किया जाता है। अब सवाल यह है कि यह गुस्सा अचानक इंडिया की तरफ क्यों मुड़ गया? क्या उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक कत्ल था या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी और इलाकाई खेल छुपा है? और अगर नहीं, तो फिर इंडिया का नाम इस कहानी में बार बार क्यों लिया जा रहा है? तो बांग्लादेश में उस्मान हादी को एक प्रोमिनेंट एंटी इंडिया वॉइस के तौर पर देखा जाता है। इनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो इंडिया के किरदार पर खुलकर तनकीद करते नजर आते हैं।
इस वीडियो में उस्मान हादी का कहना है कि शेख हसीना वाजिद के साथ नई नई मीटिंग्स हो रही हैं और इलेक्शन से पहले एक बड़े सियासी रहनुमा के कत्ल पर हजारों करोड़ टका खर्च किए जा रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं वो दरअसल इंडिया की एक्टिव हेज मनी है। हेज मनी का मतलब यह है दोस्तों कि कोई ताकतवर मुल्क किसी दूसरे मुल्क को बगैर फौज इस्तेमाल किए अपनी मर्जी, असर और दबाव के जरिए चलाता है। यानी फैसले बज़ाहिर वो मुल्क खुद करता है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे कोई ताकतवर मुल्क इन फैसलों को मुतासर कर रहा होता है। आसान अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता है कि बंदूक के बगैर किसी मुल्क पर कंट्रोल रखना। अगर मैदान में मौजूद प्रोटेस्ट करने वाले हुजूम की बात की जाए तो वहां भी वाज़े तौर पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट नजर आता है। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि इंडिया हमेशा से बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता आया है, खास तौर पर इलेक्शन से पहले। मुजाहरीन का यह भी कहना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया में बैठकर इश्ताल अंगेज बयानात दे रही हैं, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत से बांग्लादेशी ये दावा कर रहे हैं कि उस्मान हादी पर हमला करने वाले अफराद वाक़े के बाद इंडिया फरार हो गए हैं। बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के मुताबिक फैसल करीम मसूद एलिजेडली उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस है। इस मामले में अदालत ने 2 अफराद सिबोन दियो और संजय चिसन को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मेन सस्पेक्ट फैसल करीम मसूद को इंडिया फरार होने में मदद फराहम की। ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि उस्मान हादी पर हमले के बाद फैसल करीम मसूद हालू घाट बॉर्डर के रास्ते मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में दाखिल हुआ। एक और इल्ज़ाम ये भी सामने आ रहा है कि पिछले 17 सालों में इंडिया ने शेख हसीना की हुकूमत की हमायत की और इसी दौर में सियासी दबाव और कत्ल के वाक़यात भी सामने आए। यही वो वजूहात हैं जिन्होंने उस्मान हादी की मौत को सिर्फ एक कत्ल की बजाय एक बड़े सियासी और इलाकाई तनाज़े में बदल दिया है।